तो ये 9th विज्ञान के अध्याय 4 के प्रश्न उत्तर हैं। परमाणु की संरचना जो पाठ के अंत में दिए हुए हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करिए। तो इस तरह से टेबल बना सकते हैं। यहाँ क्या लिख दिए? गुण। इसमें लिख दिए इलेक्ट्रॉन, इसमें लिख दिए प्रोटॉन और इसमें लिख दिए न्यूट्रॉन। आगे पीछे किस भी लगा कैसे भी लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है आवेश की क्या प्रकृति। तो हमको बताना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, किस आवेश का होता है, प्रोटॉन किस आवेश का होता है, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? इसमें ऋणात्मक आवेश होता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन। उदासीन का मतलब इसमें कोई आवेश नहीं होता। फिर आवेश की मात्रा या आवेश का मान देखते हैं। तो जो इसमें आवेश का मान है, इतना भर याद रखना है, -1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। और जो प्रोटॉन का आवेश है ये सेम ही है, बस इसके सामने क्या लगा है? प्लस। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। और न्यूट्रॉन में जो आवेश है वो कैसा होता है? शून्य होता है। ठीक। यदि इसके द्रव्यमान की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो हाइड्रोजन परमाणु का लगभग 1/2000 गुना होता है ना। वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। और यदि आप सही मान लिखना चाहें तो 9.1 गुणे 10 की घात -31 kg, चाहे ये रख दें चाहे हाइड्रोजन परमाणु का 1/2000 गुना लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के नाभिक के बराबर होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के नाभिक में सिर्फ प्रोटॉन भर पाया जाता है। तो यहाँ केंद्रक न लिख के क्या लिख दोगे? नाभिक। और यदि मान लिखना हो, है ना, तो इसका मान भी लिख सकते हैं 1.67 गुणे 10 की घात -27 kg। ठीक है। और इसका जो हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा होता है पर लगभग इतना ही होता है। यही मान इसमें भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। समझ में आ गया ये पहला प्रश्न। अब यहाँ हमारे पास दूसरा प्रश्न है, जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या हैं? सीमाएं माने कमियां क्या है ना। तो जे टॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वो परमाणु को क्या बताता था? उदासीन। ये वाली बात भर वो सही है। बाकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, प्रोटॉन की सही स्थिति क्या है, इसकी व्याख्या नहीं करता है। वो तो मान लिया था कि पूरा का पूरा जो है, जो प्रोटॉन है धनावेश है, ये गोला है और जो इलेक्ट्रॉन है उसे हाँ बीज की तरह धंसे हुए हैं, तरबूज की बीज की तरह धंसे हुए हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की सही स्थिति की व्याख्या नहीं कर रहा था। अब यहाँ तीसरा प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं या कमियां हैं, है ना। तो ये तो हेडिंग हो गई, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं या कमियां। इसमें क्या है? वर्तुलाकार मार्ग में, वर्तुलाकार माने वृत्ताकार भी लिख सकते हो। ठीक है। वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा। इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? त्वरित होगा। और त्वरण के समय आवेशित कणों की ऊर्जा विकृत होगी, उससे ऊर्जा निकलेगी, है ना। इस प्रकार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करते हुए केंद्रक से क्या हो जाएगा? टकरा जाएगा। मतलब वो घूमता घूमता ऐसे ऐसे घूमता घूमता कहाँ गिर जाएगा? केंद्रक में गिर जाएगा। तो जो परमाणु है वो कैसा कहला गया? अस्थिर कहला गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये इसकी कमी थी। अब यहाँ अगला प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। तो चलो बोर का परमाणु मॉडल देखते हैं और इसकी क्या क्या अवधारणाएं हैं, ये तो हेडिंग है, इसके हिसाब से बना सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसका देखना है, इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं।
और इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। दूसरा है, जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, ऊर्जा को विकिरित नहीं करते हैं। तीसरा पॉइंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। ये 3 पॉइंट है, आगे पीछे कहीं भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या करना है तो क्या क्या करेंगे। अब यहाँ हमारा प्रश्न 5 है, इस अध्याय में दिए गए सभी परमाणु मॉडल की तुलना कीजिए। तो ये तो मैं आंसर छोटा बना दिया हूँ, पर आप पहले मॉडल लिख देना। जैसे जे जे टॉमसन का जो मॉडल है ना, वो क्या कहता है, वो ये कहता है जो उसका है कि जो परमाणु होता है वो धनावेशित गोला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन उसी तरह धंसे होते हैं जैसे कि तरबूज में बीज धंसे होते हैं। ठीक है, और परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है। तो यह केवल परमाणु की उदासीनता की व्याख्या कर पाता है, लेकिन यह विभिन्न प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने में सफल नहीं हो पाता है। तो इसकी कमी भी लिखना है और इसका पूरा परिभाषा भी लिखना है। अब रदरफोर्ड क्या है, तो रदरफोर्ड का पहले मॉडल लिखेंगे यहाँ, बाद में इसको लिखना है ना। रदरफोर्ड का मॉडल ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वो नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता है। जो नाभिक होता है वो सूक्ष्म होता है, धनावेशित होता है और परमाणु के बीच में होता है, ये लिख देना है। ठीक है, लेकिन इसमें भी परमाणु कैसा है, अस्थिर। लेकिन अस्थिर तो होता नहीं है, इसकी क्या है, कमी है। अब यहाँ जो बोर का परमाणु मॉडल है पहले उसको लिखना है। तो इसमें 3 बिंदु हैं कि परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिन कक्षाओं में चक्कर लगाता है उसे विविक्त कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये दूसरा ये हो गया कि जब वो चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण नहीं करता है। और तीसरा पॉइंट ये है कि वह जब चक्कर लगाता है तो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। और ये स्थिरता की भी व्याख्या करता है। तो एक ऐसा मॉडल है, सर्वमान्य मॉडल है अभी तक। अब यहाँ पर प्रश्न है, पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। यहाँ नियम लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम क्या है, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² सूत्र के अनुसार होती है ना। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n² होंगे, जहां n कक्षा की संख्या है जिसका आकलन हम केंद्रक से बाहर की ओर करते हैं। यहाँ उदाहरण दे सकते हो, जैसे के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2। के का मतलब 1 है, के बराबर मतलब n का मान कितना है, 1। फिर l है, तो l माने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी कितने हो गए, 8। ठीक है, l वाले में कितने रहेंगे, 8। फिर क्या होता है m, तो 3 त्रिकाई 9 दून 18। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 तत्व की बात करते हैं, कितने भर कर देते हैं। ठीक है, इसमें 3 ले लेंगे। अब सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इस नियम के अनुसार जो है किया जाता है। अब यहाँ हमारे पास 7वां प्रश्न है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण देते हुए संयोजकता की परिभाषा देना है। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं संयोजकता क्या होती है। अभी हम पढ़े कि बाहरी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो 8 को वो पूरा करने के लिए या तो साझा करते हैं या ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता। तो क्या लिखेंगे, किसी परमाणु द्वारा अपनी बाह्यतम कक्षा को पूर्ण रूप से भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों का परस्पर साझा करने या उनको ग्रहण करने या उन्हें त्यागने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अष्टक बनाने के लिए, अष्टक माने 8 इलेक्ट्रॉन है ना, लास्ट में कितने हो, 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए साझा किए गए या ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम
संयोजकता कहते हैं। यदि आपको बड़ी परिभाषा नहीं लिखना है तो यहाँ से भी लिख सकते हो, अष्टक से, है ना। किसी परमाणु का अष्टक बनाने के लिए साझा किए गए या ग्रहण किए गए या त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को परमाणु की संयोजकता कहते हैं। अब यहाँ पर अष्टक के अलावा जो पहली कक्षा होती है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें अष्टक नहीं मानना है हाइड्रोजन वगैरह में। अब यहाँ पर हमको उदाहरण देना था ऑक्सीजन और सिलिकॉन के लिए। चलो देखते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। तो पहली कक्षा में कितने भरे जाएंगे? 2। और दूसरी कक्षा में कितने भरे? 6। अब यहाँ अष्टक बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करेगा? 2। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। इस तरह से अपनी भाषा में लिखना है। इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करेगा। अब यहाँ पर हो गया सिलिकॉन हो गया। तो सिलिकॉन में जो परमाणु क्रमांक होता है 14। तो पहले 2 भरे जाएंगे, दूसरे में क्या भरे जाएंगे? 8। तो 10 हो गया और ये 4। तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 हैं। तो यह अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा या फिर ये ग्रहण भी कर सकता है। बराबर है ना, ग्रहण भी कर सकता है, या फिर इसमें और लिख सकते हो कि ये साझा भी कर सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इस तरह से हमको उदाहरण करके समझाना है। अब यहाँ हमारे पास 8वां प्रश्न है। उदाहरण के साथ व्याख्या कीजिए। परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक, समभारिक और समस्थानिकों के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो इसमें सारी चीज़ पूछ लिया है, बड़ा प्रश्न बन गया। कभी कभी आपसे इतना ही भर पूछ देता है कि परमाणु संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या क्या है, समस्थानिक समभारिक क्या है, उपयोग क्या है। अलग भी आएगा तो अलग अलग कर देंगे, जैसा पूछेगा उसके हिसाब से। तो सबसे पहले परमाणु संख्या की बात करते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु के केंद्रक न लिख के क्या लिख दें? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को, धनावेशित भी हटा दो, प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। लेकिन इसके हमको उदाहरण भी देना है। यहाँ दे सकते हो कि जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन को हम क्या लिख दिए? 1 लिख दिए, है ना। तो इसका परमाणु संख्या कितना है? 1। हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1। हीलियम का कितना हो गया? 2। इसी तरह से ऑक्सीजन का लिख सकते हो, कितना हो गया? 8। ठीक है, और जो उनका जानते हो लिख सकते हो। एक एक दो दो उदाहरण देना है। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान संख्या की, है ना। क्या है? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, इसकी जगह क्या लिख देना? नाभिक। केंद्रक भी लिख सकते हो। नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या। अब न्यूक्लियन माने क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को, उसको हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, तो 1 + 0 = क्या हो गया? 1। इसी तरह से हीलियम में देख लेते हैं, तो इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, कितने हो गए? 4। इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? 4। इस तरह से 2 उदाहरण दे सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर समस्थानिक क्या होते हैं, है ना। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समस्थानिक। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, ये क्लोरीन 17 है ना, और ये 35 है। और यहाँ पर क्लोरीन 17 है, यहाँ 37 लिख देना है, क्लोरीन 37। ये दोनों कैसे हैं? समस्थानिक, है ना। यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है इसमें 17, इसमें परमाणु क्रमांक है 17, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या 35 है, और इसमें क्या है? 37 है। दोनों अलग अलग हो गए, तो ये क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। इसके बाद हमारा जो अगला इसमें पूछा है वो क्या है? समभारिक। तो इसमें भार समान होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 भिन्न तत्वों के युग्म, है ना, जिनकी परमाणु संख्या क्या होती है? भिन्न होती है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होती है कैसी होती है? समान होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? समभारिक। जैसे यहाँ आर्गन है और यहाँ पर कैल्शियम है, इसमें परमाणु क्रमांक 18, इसका परमाणु क्रमांक है 20, तो अलग अलग है, लेकिन जो परमाणु भार है दोनों का कैसा है? समान है, तो ये समभारिक कहला गया। अब यहाँ इन समस्थानिकों का उपयोग कहाँ होता है इसको देख लेते हैं।
तो इनका उपयोग जैसे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है, इसके समस्थानिक का। ये घेंघा रोग होता है, इसमें जो आयोडीन का समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और जो रक्त संचरण का अध्ययन है उसमें हम सोडियम के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से इनका ये उपयोग है। अब यहाँ प्रश्न 9 है, Na के पूरी तरह से भरे हुए Kl कोष होते हैं, व्याख्या कीजिए। तो सोडियम है, सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 10। इनका जब हम विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। और क्या हो जाएगा? 8। तो प्रथम कोष में कितने हो गए? ये सोडियम थोड़ा सा गड़बड़ नहीं लिखा है, ये सोडियम के तो 11 होते हैं। सोडियम के कैसे होते हैं? 11 होते हैं। इसको सोडियम Na+ मान लो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। तो त्याग कर देगा तो कितने होंगे? ये Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया? 2 8। तो प्रथम कोष में कितने हो गए? 2। और L में अधिकतम कितने हो गए? 8। तो इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हुए हैं, है ना। तो Na+ की बात हो रही, सोडियम आयन में जो है K और L कैसे होते हैं? भरे होते हैं। ये हमको बताना है, तो इसी तरह से बता देना है।